नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश पे आपका कल की तैयारी में स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनूगिरी और अगले आधे घंटे मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय बाजारों में आज क्या हुआ और कल भारतीय बाजारों के लिए कौन से ऐसे अहम ट्रिगर्स हैं जिस पर आपको नज़र बना के चलनी चाहिए, क्योंकि इन ट्रिगर्स का असर कल भारतीय बाजारों पर देखने को मिल सकता है। और कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो उस वजह से भी हम देखेंगे कि भारतीय बाजारों में कल थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। वैसे भी लगातार देखिए भारतीय बाजारों में थोड़ा सा जो है प्रॉफिट बुकिंग का सेशन शुरू हो चुका है। 2 दिनों से हमने देखा थोड़ा सी गिरावट देखने को मिली है और आज के सत्र में हमने देखा गिरावट थोड़ी बढ़ती हुई दिखी थी। तो अगले आधे घंटे में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ में ये बताएंगे आपको कि दर्शकों के जो सवाल जवाब होंगे, उस पर दर्शकों ने कई सारे सवाल पूछे हैं, उस पर हम जवाब देंगे, हमारे जानकार देंगे। इसके अलावा वीआईपी स्टॉक्स भी बताएंगे। और चूंकि इस शो में हम दर्शकों के सवालों के जवाब देते हैं, तो आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं। व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप में आपको अपना कौन सा शेयर आपके पोर्टफोलियो में है, किस भाव पे है, कब तक के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएं, ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश को फॉलो करें। ट्विटर और फेसबुक पे जाकर आपको इसको फॉलो करना है, फिर अपना सवाल भेजना है, केकेटी लिखना है, यानी कल की तैयारी लिखना है, स्पेस देना और फिर अपना सवाल भेज देना है। वैसे ही इसके अलावा आप इस शो को यूट्यूब पे भी देख सकते हैं बाद में, और कल की तैयारी सेगमेंट में जाएं, वहाँ पे कमेंट बॉक्स में चाहें तो अपने सवाल भेज सकते हैं। फिर से वहाँ पे आप अपना पूरा नाम, अपने शहर का नाम, आप कौन से स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है, किस भाव पे आपने लिया और कब तक के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं, ये तमाम जानकारी आप लिखें, तभी हमारे जानकार आपकी मदद कर सकते हैं। और आज जो 2 जानकार हमारी मदद करने वाले हैं उसमें आशीष महेश्वरी हैं क्वेश्चन के, इसके अलावा रत्नेश गोयल हैं अर्जेंट कैपिटल से। इन दोनों से समझेंगे कि भारतीय बाजारों में क्या करना चाहिए, आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। और वीआईपी सेगमेंट में आपको कुछ कमाई के, निवेश के बेहतरीन शेयर भी बताएंगे। लेकिन आज देखिए भारतीय बाजारों में कहीं ना कहीं गिरावट का दौर देखने को मिला। बाजार जो है शुरुआत जो है कहे कि शुरुआत से ही बाजार में थोड़ी कमजोरी का रुझान, तो लास्ट में जो है हमने देखा कि 1 घंटे में गिरावट और बढ़ती हुई दिखी। बाजार जो है निफ्टी जो है कमजोर निशान पे बंद हुआ। इसके बाद बैंक निफ्टी में हमने दबाव देखा। निफ्टी देखिए 18,181 के आसपास बंद हुआ है। उसके बाद बैंक निफ्टी देखिए ये भी दिन के निचले स्तर के आसपास बंद हुआ। हालांकि थोड़े से लास्ट के 1 घंटे में थोड़ी सी रिकवरी निचले स्तर से देखने को मिली, लेकिन हमने देखा कि बीते 2 सत्रों से भारतीय बाजारों में थोड़ा दबाव देखने को मिला और बैंक निफ्टी बैंक खासतौर पर वापस से 44,000 के नीचे आ गया है। आज के कई स्टॉक्स देखिए, खासतौर पे निफ्टी में कौन से स्टॉक्स थे जो गिरते हुए बाजार में मजबूती दिखा रहे थे, तो एक ऐसा शेयर है ऑटो सेक्टर में हीरो मोटर में हमने देखा कि अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, आईटीसी जैसे स्टॉक्स थे जो आज के ट्रेड में मजबूती दिखा रहे थे। यूपी में थोड़ी खरीदारी देखने को मिली। अगर निफ्टी लूजर स्टॉक्स की बात की जाए तो कोटक बैंक में थोड़ा दबाव देखने को मिला। अपोलो हॉस्पिटल्स, एसबीआई लाइफ, टीसीएस जैसे स्टॉक्स थे जहाँ दबाव देखने को मिला। आईटी में हमने कल भी देखा था दबाव देखने को मिला था। आईटी स्टॉक्स में कहीं ना कहीं लगातार कह सकते हैं कि मुनाफा वसूली का दौर जारी है। अगर आज निफ्टी बैंक के गेनर स्टॉक्स की बात की तो जैसा कि मैंने बताया, निफ्टी 50 में जो गेनर था इंडसइंड बैंक, वो उसमें तेजी थी। फेडरल बैंक, पीएनबी, एसबीआई जैसे स्टॉक्स थे जहां पे मजबूती थी। एसबीआई फ्लैट टू पॉजिटिव बंद ही हुआ एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन कई सारे प्राइवेट बैंक देखे जहां दबाव देखने को मिला। आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स ने बाजार पे बैंक निफ्टी पर दबाव बनाया है। इसके अलावा बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला आज के ट्रेड में। आईडीएफसी फर्स्ट में हमने थोड़ा दबाव बनते हुए देखा। इंडेक्स गेनर की बात किया तो इस गिरते हुए बाजार में 2 इंडेक्स कहीं ना कहीं खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। उसमें ऑटो और एफएमसीजी इंडेक्स थे जहां थोड़ी खरीदारी देखने को मिली, कह सकते हैं फ्लैट टू पॉजिटिव। दम आईटीसी और हीरो मोटोकॉर्प की वजह से आईटीसी ने एफएमसीजी इंडेक्स को थोड़ा बचा के रखा, तो हीरो मोटोकॉर्प ने ऑटो इंडेक्स को बचाने की कोशिश की। लूजर की बात की जाए, स्टॉक्स इंडेक्स जहां पे दबाव देखने को मिला, निफ्टी बैंक, फार्मा, रियल्टी ऐसे तमाम इंडेक्स थे जहां दबाव देखने को मिला। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि 1 साल के ऊपरी स्तर पर गिरते हुए बाजार में मजबूती दिखा रहे थे, खासतौर पे सीसीएल प्रोडक्ट जो मजबूती देखने को मिली। 4 सेगमेंट से जुड़ी कंपनी, इसके अलावा साइंट, एक्साइड, आईओएल केमिकल जैसे स्टॉक्स थे जो 1 साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। लगातार मैं कह रहा हूँ कि मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों पर नजर बना के रखिए, वहाँ मोमेंटम काफ़ी अच्छा अभी भी बना हुआ है। आज के हीरो देखेंगे तो ये बात और साफ हो जाए कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की मैं बार बार क्यों वकालत कर रहा हूँ। केन्स टेक्नोलॉजी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली नतीजों के दम पर। अंबा इंटरप्राइजेज अच्छी खबरों के दम पे हमने देखा, यहाँ भी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा ऑटो इंडस्ट्री कंपनी राणे मद्रास में मजबूती देखने को मिली। प्रिसीजन वायर, शक्ति पंप जैसे स्टॉक्स जिस तरह से आईएमडी के तरफ से आया कि मानसून में थोड़ी देरी हो सकती है, उसकी वजह से हमने देखा कि शक्ति पंप जैसे स्टॉक्स में जो एग्रीकल्चर सेक्टर से खासतौर पर सिंचाई से जो इरीगेशन जुड़ी हुई है वहाँ मजबूती देखने को मिली। इसका ग्लोबल स्पीड जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली।
तो कमोबेश ये रुझान की कुछ ऐसे स्टॉक्स, खासतौर पर छोटे छोटे मझोले स्टॉक्स जहां मजबूती देखने को मिली थी। अब अपने जानकारों से समझने का ये समय आ गया है कि क्या बाजार पे अब रणनीति अपनानी चाहिए। आशीष जी और रत्नेश जी, आप दोनों का शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। शुरुआत आशीष जी आपके साथ ही करेंगे। बाजार में तेजी थी, तेजी की आपने उम्मीद जताई थी, उसके बाद हमने देखा एक अच्छी तेजी देखने को मिली। तो क्या आप ये मान के चले कि अभी थोड़े कुछ दिनों तक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, खासतौर पे कल के सत्र में जब एक्सपायरी है? बिल्कुल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो इतने कंड्यूसिव नहीं। यूएस का जो डेट सीलिंग का जो डेडलाइन आ रहा है, उसके बाद उम्मीद की जा रही है यदि सॉर्ट आउट ये नहीं होता है तो कुछ डिफॉल्ट भी हो सकते हैं यूएस में मार्केट्स में, तो वो एक बड़ा कैस्केडिंग इफेक्ट इक्विटी इनफ्लो पर उसका काफ़ी वेटेज है। तो मुझे लगता है कि कल भी थोड़ा सा बाजारों में वीकनेस जारी रहेगी, और जो बाजार अभी बड़ा स्टॉक स्पेसिफिक की जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है वो ही जारी रहेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ अच्छे नतीजे आ रहे हैं या आने वाले हैं उन स्टॉक्स में बाइंग अभी भी देखने को मिल रही है। और बीएफएसआई एक पर्टिकुलर सेक्टर जो यूएस मार्केट से डायरेक्ट रिलेटेड है, और आईटी एज अ सेक्टर या मेटल, ये दो तीन सेक्टर मुझे लगता है बाजार में थोड़े दिनों के लिए अंडर परफॉर्म करते रहेंगे। और जैसे ही ये यूएस का डेट सीलिंग का इशू ओवर होता है तो हमने देख रहे हैं एफआईज के फ्लोज ऑलरेडी मार्केट खराब होने के बावजूद आ रहे हैं, वो और तेजी के साथ आएंगे, तब ये सेक्टर परफॉर्म करेंगे। तो थोड़ा कॉशियस रह के ट्रेड करें, और थोड़ा इंडाइसेस की बजाय मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग करें। इंडेक्स के बजाय थोड़े शेयरों पे जो है आशीष जी करना है कि शेयरों के हिसाब से ट्रेड करें। आशीष जी, आपसे थोड़ी देर में हम समझने की कोशिश भी करेंगे कौन से ऐसे शेयर हैं जिसको खरीदारी करनी चाहिए। वीआईपी सेगमेंट में बताएंगे, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा दर्शकों को इसके लिए। लेकिन सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। रंजीत उपाध्याय जी ने शिमला से सवाल पूछा, थायरो केयर के बारे में जानना चाहते हैं। 56 शेयर के पोर्टफोलियो में 1400 रुपये के भाव पे क्या राय होगी आशीष जी थायरो केयर पे? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ जो डायग्नोस्टिक्स के स्टॉक हैं उनको लेकर। मेरा मानना है कि जैसा हमने देखा मेट्रोपोलिस के नंबर्स में या दूसरे डॉक्टर लाल के नंबर्स में एक डी ग्रोथ है, या टॉप लाइन भी बहुत स्लो मूव हो रही है, तो ये स्टॉक भी कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे। मुझे लगता है कि इसी सेक्टर में रहना है तो फोर्टिस हेल्थ केयर का स्टॉक बेटर है, जहाँ पर पिछले कुछ दिनों से हम अच्छा एक ट्रैक्शन भी देख रहे हैं फोर्टिस हेल्थ केयर में, और मुझे लगता है कि इस स्टॉक की अभी री रेटिंग काफ़ी होना बाकी है, तो थायरो केयर बेचकर फोर्टिस हेल्थ केयर में शिफ्ट हो जाए। आते हुए आशीष जी की तरफ से कि फोर्टिस पे स्विच कर जाए, थायरो केयर में आपको नुकसान हो रहा है, इससे स्विच करने की वो सलाह दे रहे हैं। नलिनी नारायण जी ने सवाल पूछा है ऋषिकेश से, टाटा मोटर्स के 200 शेयर के पोर्टफोलियो में 150 रुपये के भाव के पे वो जानना चाहते हैं क्या करें। टाटा मोटर्स में हमने देखा है कि अच्छे खबरों के दम पे लगातार अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, और जिस तरह से शेयर ने पिछले कुछ सत्रों में तेजी दिखाई थी, क्या आपको लगता है आशीष जी कि ये तेजी अभी जारी रहेगी? इनफैक्ट यदि आपके पास होल्ड है तो मेरी सलाह अभी भी बने रहने की रहेगी, और जो नए निवेशक स्टॉक को देखना चाहते हैं वो 500 रुपये के आसपास बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि एक बार थोड़ा मुनाफा वसूली अभी चल रही है अच्छे नतीजे आने के बाद में, क्योंकि स्टॉक में हमने एक वन वे मूवमेंट देख चुके हैं ऑलरेडी अच्छे रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन में। बट अब ये टाटा मोटर जैसे स्टॉक बिल्कुल री रेट हो रहा है, और मुझे लगता है 500 रुपये के आसपास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी ऑफर कर रहा है। और आपके पास अभी स्टॉक है तो बने रहिए, इसका अगले 6 महीने का लक्ष्य करीब 575 से 600 के बीच भी पॉसिबल है। तो टाटा मोटर्स होल्ड करने की सलाह आपके लिए नलिनी जी, 575 से लेकर 600 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। रत्नेश जी, जिस तरह से आशीष जी बता रहे थे कि थोड़ा सा जो है इंडेक्स पे सावधानी बरतने की जरूरत है, स्टॉक्स पे नज़र बना के रखिए, आपके लिहाज से कौन से लेवल होंगे खासतौर पे आप समझने के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे? निफ्टी में आप देखें तो कंटिन्यू हमको 8-10 दिन से काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी देखने को मिला था, जिसका टारगेट लगभग 18,500-600 आता था। तो लगभग एक बार उसके आसपास बाजार ने टच करने की कोशिश करी है। निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और वहीं पे आप अगर कॉल राइटर का भी डेटा देखेंगे तो आप 18,500 पे एक बना हुआ था, तो वहां से एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड था। डेफिनेटली एक नीचे में मुझे ऐसा लगता है कि 18,000 के आसपास में अच्छा पुट राइटर एक्टिव है, तो 18,000, 17,950, 17,900 अगर ये लेवल हमको देखने को मिलते हैं तो मुझे लगता है कि वापस से एक खरीदारी के अच्छे लेवल होंगे, तो यहाँ पे हमको एक खरीदारी करना चाहिए। ऊपर में फिर से हमको 18,500, 18,600 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से बाजार अभी भी तेजी के मूड में ही
एक थोड़ा सा करेक्शन जो बुलिश मार्केट का आता है वो बाजार ने लिया है, तो इसमें कुछ भी घबराने की मुझे ऐसी जरूरत नहीं लगती। तो कहीं पे भी 18,000 17,900 और 18,000 के आसपास कहीं मिलता है, तो वहाँ पे हमको एक खरीदारी कर लेना चाहिए। वहीं बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में आप देखेंगे आखिरी आज के सत्र में भी बाजार ने अगर जब आखिरी के 1 घंटे में, आधे घंटे में काफ़ी अच्छी एक रिकवरी दिखाने की कोशिश करी थी बैंक निफ्टी ने। तो मुझे ऐसा लगता है जो बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस था वो कंटिन्यू बना रह सकता है और यहाँ से बैंक निफ्टी वापस से 44,200 या 54,300 तक आ सकती है और अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर सकती है। यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो नीचे में खरीदारी के मौके बनते हैं वो मुझे ऐसा लगता है 43,100 43,000 के आसपास में बैंक निफ्टी में एक अच्छी खरीदारी के मौके वापस से हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ये रहती है कि कहीं से नहीं कहीं रत्नेश जी को लगता है कि बाजार में अभी भी तेजी का रुझान है और गिरावट पे जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आता है तो आप वापस से खरीदारी के सौदे बना सकते हैं। अब सवाल जवाब के सिलसिला को फिर आगे बढ़ाते हैं। अमित कुमार जी ने बिहार से सवाल पूछा है, RVNL के बारे में जानना चाहते हैं। 2983 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 80 रुपये 75 पैसे के भाव पे। RVNL में हमने देखा आशीष जी कि अच्छी खबरों के दम पे लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, फिर कुछ सत्रों से प्रॉफिट बुकिंग। क्या वापस से शेयर में मजबूती देखने को मिली? जिस तरह से इसके ऑर्डर्स बुक काफ़ी मजबूत है, सरकार जिस तरह से रेलवे पे खर्च कर रही है, उसका फायदा सीधे तौर पे इस कंपनी को होता हुआ दिखेगा? बिल्कुल। एक वन वे आप देखें तो मूवमेंट स्टॉक में हमने देखा 30 रुपए से करीब 70 रुपए तक वहां थोड़ा कंसोलिडेट हुआ और वहां से 70 से 140 तक स्टॉक गया और वहां से अब थोड़ा सा मुनाफा वसूली यहाँ पर हो रही है। बट यदि देखा जाए तो रेलवे क्षेत्र के स्टॉक्स ने आज थोड़ा सा कोशिश भी किया दोबारा से रिबाउंड होने का और जब भी रिबाउंड होगा आप देखेंगे RVNL आउट परफॉर्म करेगा क्योंकि 25,000 करोड़ के मार्केट कैप पे आपको इतना बड़े ऑर्डर बुक वाली कंपनी और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी मिल नहीं सकती। तो वैल्यूएशन अब मुझे लगता है कि करेक्शन के बाद में अट्रैक्टिव हो गए और मेरी स्टॉक में बने रहने की सलाह है और कोई भी नए निवेशक भी यदि इस स्टॉक में एंट्री करने का सोच रहे हैं तो 115 के लेवल से बिल्कुल इस स्टॉक में बाइंग शुरू कर सकते हैं। इस साल का एंड का लक्ष्य जो हमारा स्टॉक पे करीब 175 रुपए का है। सीधे तौर पे शेयर में 115 के लेवल पर खरीदारी कर सकते हैं और किसी को खरीदना हो तो और शेयर में बने रहिए। 175 176 रुपये तक का लक्ष्य जो है इस साल देखने को मिल सकता है, अविनाश जी ये मान रहे हैं। हिमांशु जी ने गांधी धाम से सवाल पूछा है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं। 100 शेयर उनके पोर्टफोलियो में 108 रुपये के भाव पे 6 महीने के नज़रिए से जानना चाहते हैं। क्या राय होगी रत्नेश जी न्यू इंडिया इंश्योरेंस पे? ये सेक्टर आप देखेंगे थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन में हल्का हल्का मोमेंटम इसमें आने लगा है। इनकी खरीदी भाव से अभी भी थोड़ा सा ऊंचे लगता है। प्रॉफिट में इनको है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इनको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 115 रुपए का। वो स्टॉप लॉस लगा के बने रहे अभी ऊपर में कहीं पे भी इनको 130 140 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, वहां पे मुनाफा बांध 130 से 140 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। राकेश पटेल जी ने सवाल पूछा, IDFC बैंक के बारे में जानना चाहते हैं। 500 शेयर के पोर्टफोलियो में है, आप इनके पास 37 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं शेयर को होल्ड कर या निकल जाए। ठीक ठाक मुनाफा उनको देखने को मिल रहा है। आशीष जी क्या रहा होगी IDFC फर्स्ट बैंक पे? ये तो आपको 100 रुपए के लिए खेलना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी स्टॉक में से निकलने की जरूरत है। और इस लेवल पे भी 68 के लेवल पे भी मेरी सलाह रहेगी कि बिल्कुल स्टॉक में निवेश करें और उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है कि जो उनके नंबर्स आए हैं आप देखेंगे 570 करोड़ के सामने आई थिंक 825 करोड़ का मुनाफा क्वार्टर ओवर क्वार्टर IDFC फर्स्ट बैंक का है। ऐसे नंबर बहुत रेयर किसी बैंकिंग स्टॉक में देखने को मिलते हैं और NPA भी जो उनके हैं अभी ऑलमोस्ट 0.8 के आसपास पहुंच गए नेट NPA। तो इस स्टॉक की काफ़ी री रेटिंग अभी भी मुझे लगता है होना बाकी है और 100 रुपए इसका स्टॉक का लक्ष्य अगले 1 साल के लिए रहेगा। अभी भी बाय की सलाह है। राकेश जी शेयर को होल्ड कीजिए और सीधे तौर पे ये राय आती हुई आशीष जी की तरफ से 100 रुपये का लक्ष्य वो मान के चल रहे हैं इस साल के लिए। अनिल भारद्वाज जी ने इग्रो कैपिटल के बारे में सवाल पूछा। 300 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 210 रुपये के भाव पे। इग्रो कैपिटल पे क्या राय होगी रत्नेश जी? अच्छा परफॉर्म किया शेयर ने। उग्रो के अपने अभी रिसेंट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करा है। थोड़ा सा भी इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग का सीनरी दिखता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि 180 175 रुपए के आसपास में इसमें कहीं पे भी सपोर्ट मिल जाएगा, वहां से इसको रिबाउंड लेना चाहिए। और अगर इनके पास थोड़ा सा निवेश का और पैसा है तो मैं इनको सलाह दूंगा कि वहाँ पे एक एवरेज करे, स्टॉप लॉस लगाए 165 रुपए का। ऊपर में इनको फिर वापिस से कहीं पे भी 220 225 रुपए तक के आसपास मुनाफा बांध सकते हैं।
ये राय आती हुई इग्रो कैपिटल पे। अनिल प्रभाकर जी ने मुंबई से सवाल पूछा है, कैनफिन होम के बारे में जानना चाहते हैं। 1000 शेयर के पोर्टफोलियो में 553 रुपये के भाव पे। आशीष जी, हमने देखा कि शेयर में खासतौर पर अप्रैल से देखिए एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है और अब ये जो 672-73 के जोन में वापस से ट्रेड कर रहा है। यही एक ऐसा जोन था जहां से हमने एक मजबूत प्रॉफिट बुकिंग शेयर में देखी थी। क्या राय होगी आपकी कैनफिन होम्स में, क्योंकि इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है? देखिए, नंबर्स तो ठीक है, मार्जिनल ग्रोथ रहा है ईयर ओवर ईयर कैनफिन होम में, बट मुझे लगता है कि सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में से कैनफिन होम है। और अब चूंकि एफआईज की दोबारा से बाइंग देखने को मिल रही है और जो बाइंग ज़्यादा बीएफएसआई सेक्टर में आ रही है वो एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है बिल्कुल कैनफिन होम में ऑलरेडी उनका एफआईज का अच्छा खासा शेयर होल्डिंग है, तो इस स्टॉक पर आप बने रहें। ये आज ऑलमोस्ट 50 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहा है, बट फिर भी मेरा मानना है इस स्टॉक में बिल्कुल पोटेंशियल है 750 750 रुपए जाने का, क्योंकि अभी काफ़ी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स चेस कर रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक्स को, तो बने रहिए, यही सलाह है। सीधे तौर पर प्रभाकर जी, आपकी राय कि शेयर में आप बने रहिए और भी अच्छी मजबूती शेयर में देखने को मिल सकती है। अनुज त्यागी जी ने गाजियाबाद से सवाल पूछा है, एचडीएफसी बैंक के बारे में जानना चाहते हैं। 1100 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 1648 रुपये के भाव पे। एचडीएफसी बैंक पे क्या राय होगी रत्नेश? एचडीएफसी बैंक में अभी किसी भी तरह की कोई इसमें कमजोरी के कोई संकेत नहीं है। मेरे हिसाब से इनको बने रहना चाहिए अभी भी। हालांकि थोड़ा सा एक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है, इस कारण से थोड़ी सी इसमें हमको थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से अभी इसमें इनका अगर नजरिया लंबा है तो इनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1500 रुपए का। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कहीं पे भी हमको 1800 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अनुज जी, इस शेयर का होल्ड कीजिए। वैसे भी आपके पोर्टफोलियो में जो है बैंकिंग सेक्टर के का एक बेहतरीन शेयर है, तो इसको होल्ड कीजिए। आपको थोड़ा लंबा नजरिया अगर आप लंबा रखेंगे तो शेयर में निश्चित रूप से एक अच्छा मुनाफा आपको बनता हुआ दिखेगा। उपेश जी ने सवाल पूछा है जालौन से, बीएससी के बारे में जानना चाहते हैं। 300 शेयर के पोर्टफोलियो में 600 रुपये के भाव पे। बीएससी पे क्या राय होगी आशीष? देखिए, काफी समय के बाद में अभी थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है बीएससी के स्टॉक में, और जैसा एनएससी के काफी अच्छे नतीजे आए हैं और दोबारा से ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने की बातें हो रही हैं, तो थोड़ा सा ट्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। बट मुझे लगता है कि इस स्टॉक में कोई बहुत बड़ी अपसाइड नहीं। इस स्टॉक में यदि आपका भाव के आसपास ये स्टॉक आता है तो आप एक बार यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना आसान रहेगा बीएससी को अभी एनएससी से कॉम्पीट करने के लिए। और जैसा नंबर ऑफ डिपॉजिट जो डीमैट अकाउंट है उसमें भी रिडक्शन अगर देखने को मिल रहा है पिछले कुछ मंथ से, तो जो रिटेल निवेशकों की पहली चॉइस जो बीएससी था वो अब नहीं है। तो मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा अभी चूंकि ट्रैक्शन बना हुआ है स्टॉक में, तो बने रहें और अपने परचेज रेट पे निकल जाए। शेयर पे बने रहिए अभी के लिए फिलहाल। उपेश जी, जैसे ही आपके परचेज भाव के आसपास आता है तो वापस से आप जो कल की तैयारी में सवाल भेजिए। हम मीटर 910 पे जानकारों से समझने की कोशिश करेंगे कि उस लेवल पे आपको क्या करना चाहिए। लेकिन कल बाजार के लिए कई अहम ट्रिगर्स हैं, खासतौर पे कल वीकली एक्सपायरी है, उसका भी असर देखने को मिलेगा। लेकिन कई कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, जिसमें कि दिग्गज बैंक एसबीआई के भी नतीजे आने वाले हैं कल के। और क्या अहम ट्रिगर्स हैं जानते हैं बमाक्षी से। बमाक्षी, कल के लिए क्या अहम ट्रिगर्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल न्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी यूएस की तरफ से आने वाले फिलाडेल्फिया फेड बिजनेस आउटलुक पर। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स भी आएंगे। ईसीबी के प्रेसिडेंट लगार्ड की कल स्पीच होगी, तो इस पर भी हमें ज़रूर नज़र रखनी होगी। ग्लोबल अर्निंग्स के लिहाज से हमारी नज़र होगी वॉलमार्ट और अलीबाबा पर। मगर डोमेस्टिक फ्रंट पर अगर हम देखें तो निफ्टी कंपनीज़ में से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई और आईटीसी अपने नंबर्स पेश करेंगे कल, और उसी के चलते ये स्टॉक्स आपके रेडार पर ज़रूर होने चाहिए। इनके अलावा कुछ दूसरे कंपनीज़ भी है जो अपने नंबर्स पेश करेंगे। आईटीसी के अलावा इंटरग्लोब एविएशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सुमितोमो, टाटा एलेक्सी और पीआई इंडस्ट्रीज जैसे ऐसे स्टॉक्स है जो हमारे रेडार पर रहेंगे। कॉर्पोरेट एक्शन की अगर हम बात करें तो ट्राइडेंट फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी कल फंड रेजिंग के प्लान्स को कंसिडर करने वाली है। ट्रांसपोर्ट कॉर्प भी हमारे रेडार पर रहेगा, क्योंकि कंपनी कंसिडर करने वाली है फंड रेजिंग एनसीडीज के द्वारा, और ये होगा प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर। तो लास्टली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर ज़रूर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये कुछ अहम ट्रिगर्स हैं जिस पे असर कल भारतीय बाजारों पर देखने को मिलेगा। वीकली एक्सपायरी के अलावा कई सारे नंबर्स हैं, आईटीसी,
SBI जैसे दिग्गज कंपनियों के बैंकों के नतीजे आने वाले हैं और सबसे पहले नतीजे आप ET9 स्वदेश पे कल दिन भर देख सकते हैं। तो लगातार ET9 स्वदेश देखते रहिए। तो हमने कई सारे स्टॉक्स की बात की है, कल के ट्रिगर्स की बात की है। अब शो के शुरू में मैंने कहा था कि आशीष जी कई सारे स्टॉक्स बताएंगे, रत्नेश जी बताएंगे VIP सेगमेंट में। तो अब बात करते हैं VIP स्टॉक्स की। आशीष जी, शो के शुरुआत में आपने कहा था कि इंडेक्स के बजाय शेयरों पर नज़र बना के रखिए और मैंने उस समय ही टीज कर दिया था कि आप दर्शकों को कुछ ऐसे शेयर बताएंगे जिसमें कि निवेश करना चाहिए तो थोड़ा लंबी अवधि के नज़रिए से तो अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। जी, जो 2 स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, कोइंसिडेंटली दोनों के नतीजे एक के कल हैं और एक के परसों। तो जो मेरा पहला स्टॉक है वो है रूट मोबाइल लिमिटेड। इस स्टॉक पर बाय करने की सलाह है। अभी 1380-85 के आसपास ट्रेड कर रहा है। परसों कंपनी के नतीजे जो मैं काफ़ी बेहतरीन नतीजे उम्मीद कर रहा हूँ। और अगेन रीज़न ये है कि जो उन्होंने पिछले क्वार्टर में कई सारे नए क्लाइंट ऐड किए और जो मैनेजमेंट ने गाइडलाइन दिया था कि करीब 50% की CAGR से वो ग्रो करते रहेंगे। तो एक बहुत बेहतरीन क्वार्टर उनका ये पिछला वाला क्वार्टर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल बाय करना चाहिए और 1600 रुपये का लक्ष्य अगले 6 महीने के लिए रहेगा। दूसरा स्टॉक जो है वो है ITC। मैंने इसको भी प्री रिजल्ट बाई किया जा सकता है और 500 रुपये का लक्ष्य इसमें है आगे जाके मुझे लगता है, क्योंकि इस बार जो ITC के नंबर्स आएंगे रिकॉर्ड नंबर्स इस क्वार्टर में मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो लास्ट ईयर उन्होंने जो करीब 15,000 करोड़ का मुनाफा किया था, इस साल मेरा उम्मीद है करीब 18,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट ITC इस बार रिपोर्ट कर सकता है। तो बिल्कुल इस स्टॉक की भी री रेटिंग होगी, तो बाय की सलाह है। तो ITC और रूट मोबाइल दोनों शेयर हैं जिसमें खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं आशीष जी। आशीष जी, चूंकि नतीजे आने वाले हैं तो क्या इन शेयरों में रूट मोबाइल और ITC में किसी में स्टॉप लॉस बताएंगे या नज़रिया आप लंबा रखें 6 से साल भर का? 6 महीने का मिनिमम नजरिया रख सकते हैं, क्योंकि कहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट की उम्मीद नहीं, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस सजेस्ट नहीं किया था। मेरा मानना है यदि 6 महीने का आप होल्ड कर रखेंगे तो कम से कम 20% रिटर्न तो ITC आपको देगा और करीब 10 से 15% का रिटर्न आपको रूट मोबाइल भी दे सकता है, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस नहीं रखा है। तो दोनों शेयर को होल्ड करने की सलाह सीधे तौर पे लगता है कि आशीष जी को क्या मानना है कि शेयर में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। रत्नेश जी, आपकी तरफ से कौन से VIP स्टॉक्स होंगे? मेरी तरफ से थोड़ा सा दोनों स्टॉक मिड कैप के रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप में भी जो तेजी बनी है कंटिन्यू बनी रह सकती है। इसमें पहला स्टॉक रहेगा GMDC। GMDC में काफी अच्छा हमको वॉल्यूम और रनअवे गैप देखने को मिली है। अपने सभी की एवरेजेस के ऊपर इसने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप ऊपर से ट्रेंड लाइन डालेंगे तो उसका एक ब्रेकआउट दिया है। आज के सत्र में भी अच्छा एक वॉल्यूम एक्टिविटी हमको देखने को मिली है। मुझे ऐसा लगता है 162 रुपए के स्टॉप लॉस से 180 के टारगेट के लिए GMDC में करना चाहिए। सेकंड वन रहेगा इक्विटास बैंक। इक्विटास बैंक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट, एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये तेजी कंटिन्यू रहेगी। 90 रुपए तक का टारगेट और 78 रुपीज का स्टॉप लॉस। जी, और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस 2 शेयर रत्नेश जी की तरफ से खरीदारी करने की सलाह। दोनों के शेयरों के साथ उन्होंने टारगेट भी दी है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस में आपको 90 रुपये का लक्ष्य रखना है, जबकि 78 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। GMDC में 180 रुपये का आपको टारगेट रखना है, 162 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना होगा। आज GMDC में हमने देखा था कि अच्छी मजबूती देखने को मिली है। तो ये 2 स्टॉक्स है रत्नेश जी की तरफ से। आशीष जी की तरफ से भी रूट मोबाइल और उन्होंने ITC में खरीदारी करने की सलाह दी है। उन्होंने नज़रिया थोड़ा लंबा रखा है और कहा कि अब शेयर को होल्ड कीजिए, एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। वापस से सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। अमोद श्रीवास्तव जी ने सवाल भेजा है, वो बिरला सॉफ्ट के बारे में जानना चाहते हैं। 700 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है 322 रुपये के भाव पे। आशीष जी, क्या राय होगी बिरला सॉफ्ट पे? क्या रेट पे परचेज है इनका? इनका परचेज जो है 322 रुपये पे सर। तो उसी के आसपास ही है जी। अभी मार्केट प्राइस भी। और हमने देखा है कि थोड़ा सा जो IT में पर्टिकुलरली जो मिड कैप IT स्टॉक है उसमें मोमेंटम आया है, बट बिरला सॉफ्ट अभी भी काफ़ी अंडर परफॉर्मर है। मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक को बेच दे, इसकी बजाय आप FSL या KPIT इन दोनों में से कोई भी स्टॉक में आप निवेश करें, वहाँ आपको बेटर रिटर्न बन जाएगा।
अच्छा अमोद जी, आपके लिए राय कि आप निकल जाइए, केपीआईटी में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। पिछले हमने देखा है कि करीब 10 दिनों में शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। स्विच करने की सलाह दे रहे हैं, बिरला सॉफ्ट से निकल के वो केपीआईटी में जाने की आशीष जी सलाह दे रहे हैं। प्रसेनजीत राय जी ने सवाल भेजा है चेन्नई से, ग्रेफाइट इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं। 53 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 326 रुपये के भाव पे। ग्रेफाइट पे क्या राय होगी रत्नेश आपकी? ग्रेफाइट अब देखेंगे आप कंटिन्यू एक लो लो फॉर्मेशन पे चल रहा है, अभी भी अपने की एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, हालांकि इनके खरीदी भाव से ऊपर है। तो मैं इनको सलाह दूंगा कि थोड़ा सा यहाँ पे पार्शियली प्रॉफिट बुक कर ले, और स्टॉप लॉस लगाए यहाँ पे 315 रुपए का। ऊपर में कहीं पे भी एक बार 355 रुपए के ऊपर निकलता है, ये क्लोजिंग देता है, तो फिर ये 370 रुपए तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी पार्शियली प्रॉफिट बुक करके स्टॉप लॉस लगा लें। तो ये राय आते हुए ग्रेफाइट इंडिया पे। रत्नेश जी और आशीष जी आपका शुक्रिया, समय का अभाव है थोड़ा, तो हमने कई सारे शेयरों पे आपने जानकारी दी, वीआईपी स्टॉक्स बताए, इनफैक्ट 4 शेयर आप दोनों ने मिलकर बताए हैं। आगे फिर से मुलाकात होगी, लेकिन कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।